उससे रूम का दरवाज़ा लॉक करते मुड़ा तो वो रूम के बीचों बीच खड़ी थी। साहिर एक गहरा सांस छोड़कर उसके करीब आ गया। कौन था साहिर? और साहिर की मौजूदगी वापस रूम में महसूस करती अकलाकर खौफ से बोली। मुस्कान थी। साहिर ने कहते उसका मोमी हाथ पकड़ा और रूल एन मुस्कान के नाम पर सर हिलाती खुद को रिलैक्स करने लगी और अपने खौफ को पीछे धकेला। और वो आवाज़, वो बर्तन की आवाज़ सुनकर ही रूम के बीचों बीच आई थी। उसके हाथ से गिर गए थे बर्तन। उससे फिर सर हिलाया और अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस करते एकदम पीछे हुई। साई ने उसके चेहरे को देखा। वो मुझे ना बहुत प्यास लग रही है। साहिर कुछ भी रिएक्शन से पहले वो बोली और पौंग का रुख जल्दी से दाएं जाने मोड़कर अपनी साइड की तरफ बेड पर आ गई। प्यास? साहिर मुस्कुरा दिया उसके बहाने पर। हाँ, प्यास। वो जो बैठकर अपनी सांसें बहाल कर रही थी, जोरों शोर से सारा स्वाद में हिलाकर साइड टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाकर मुंह से लगा लिया और एक ही सांस में अपने खुश्क हलक में उतारने लगी। साहिर खामोशी से उसके गर्दन से उतरते पानी को देखने लगा और अब उसे जो ग्लास रखकर बेड पर कंफर्टर पर अपने ऊपर डालकर तकिए में मुंह छुपाकर गहरी नींद में चली गई थी। How long will you run away from me, Anne? वो दूसरी तरफ अपनी जगह पर आकर उसके कान से बाला पीछे करते सरगोशी में बोला। और की मीची आंखें फट से खुली, लफ्ज़ों पर नहीं इंग्लिश पर। आपने फिर इंग्लिश में बात की साहिर? वो एकदम उठकर बैठी और उससे बोली। साहिर ने उसकी हरकत पर मुस्कुराहट रोकी। हाँ, उससे इतराफ़ किया। ये जानते हुए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और ना ही आप मुझे सिखा रहे हैं। बात करते उसके नाक के नथने फूल रहे थे। तो फिर? साहिर लापरवाही से बोला। वो ने मुंह बसोरा। मुझे सिखाए ना प्लीज़ साहिर। उसकी शर्ट को पकड़कर वो झंझोड़ने लगी। मुझे नींद आ रही है एन, सोना चाहता हूँ। वो उससे बदला लेने लगा और हुरलैन का मुंह खुल गया। मैं तो अभी जाग रही हूँ, तो फिर आप कैसे सो सकते हैं? वो गुस्से से बोली। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम नहीं। उसके जवाब ने उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ न देखते हुए एकदम हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी और साहिर उसकी हरकत पर हैरान परेशान हो गया। उसे याद न पड़ता था कि वो कभी हैरान या परेशान हुआ हो, पर यह लड़की उसे हर जज्बे से रोशनास करवा रही थी, जबरदस्ती ही। क्या हुआ मेरा बच्चा, रो क्यों रही हो? वो उठकर बैठा और उसके चेहरे से हाथ हटाकर टिश्यू से आंसू साफ करने लगा और रुलैन की सूसू जारी थी। मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आपको मिन्नत करने के अलावा, पर आप भी मेरी नहीं सुन रहे। आपको पता है, जब नूर स्कूल से पढ़कर आती थी और मैं नरगिसवी के साथ घर में रहती थी, तो कभी कभी नूर मुझसे इंग्लिश में बात करती थी और मैं सिर्फ सर हिलाकर रह जाती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी उसकी बात और मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, नूर के साथ स्कूल जाने का, पर मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं अंधी थी और जहाँ अंधी लड़कियों को पढ़ाया जाता था वहाँ की फीस बहुत थी जो पापा दे नहीं सकते थे। और मैं कह रही थी मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नफरत है पढ़ाई से, ताकि उनको दुख कम हो सके। और छुप छुप कर मैं नूर की कॉपीज पेंसिल बॉक्स को हाथ लगाकर महसूस करती थी और अपने दिल की ख्वाहिश को ऐसे पूरा करती थी। वो भराई आवाज़ में अपना आप खोलकर उसके सामने बैठ गई और हिचकियों से रोने लगी। साई की आंखें सफ़ेदी की जगह सुर्खी समा गई और लब भींचे हुए थे। बस रोते नहीं, मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। उसका बांसुर पकड़कर उसे अपने सीने से लगाया और वापस सेट किया। सच्ची ना? वो बहती नाक उसके कॉलर से साफ करती बोली। पर एक शर्त पर। उसकी पीठ से हिलाते वो बोला और हूर जो उसके सीने पर सर रख के पड़ी थी, शर्ट पर एकदम सर उठाकर ऐसे हुई जैसे उसके चेहरे को देख रही हो। साई को उसकी हरकत पर टूट कर प्यार आया। कैसी? मतलब इतनी दर्द भरी उसकी कहानी पर भी उसे एहसास सा हुआ जो शर्त रख रहा था। मैं जो इंग्लिश तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम्हारे और मेरे दरमियान होगी और मेरे अलावा तुम किसी से इंग्लिश में बात नहीं करोगी, मंजूर है? उसका सर वापस अपने सीने पर रखकर वो बोला तो और मुंह बनाकर रह गई। पर चलो, किसी और से नहीं, उस चुपकली मुस्कान से तो करेगी, वो भी साई की गैर मौजूदगी में। ठीक है, मंजूर है, वो सर हिलाकर बोली। ठीक है, फिर कल रात से स्टार्ट करेंगे तुम्हारी पहली क्लास। उसे अपने बाजू पर डालकर वो बोला। अभी क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि बहुत रात हो गई है और तुम्हें सोना है। दोनों पर कंफर्टर ठीक करते उससे गेट अपना बाजू डालकर वो बोला तो हूर ने सबर का दामन पकड़े, सर हिलाया और आंखें मूंद ली। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो तस्वीर हाथ में थामे लाउंज में बैठी अल्लाह के नाम का जिक्र कर रही थी कि बेल बजी।
नूर ने हैरत से कलाई में बंधी लेडीज खड़ी में वक्त देखा। इतनी सुबह कौन है? वो उठकर गेट पर आई और खोलने पर सामने सुर्ख आंखों से खड़े दाद को देखकर वो परेशान हुई। आज इतनी सुबह वो किस हालत में खड़ा था, थका हारा सा। क्या हुआ दाद, सब ठीक है? तुम इस वक्त यहाँ? नूरुलैन खुद साइड होकर उसे अंदर आने की जगह दी। वो सब कुछ भूलना चाहती थी, इससे सादा लहजे में मगर परेशानी से बोली, तुम चादर ले आओ, अस्पताल चलना है। अब्बू को हार्ट अटैक आया है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। दाद के लफ्ज से या कोई बॉम्ब जो नूरुल ऐन के सर पर फटा था। कब दाद, और किसी ने हमें बताया क्यों नहीं? अब उनकी ताया अब्बू की तबीयत कैसी है? पूछते उसके आंसू गाल पर फिसल आए और एक बार फिर लगा जैसे वो बिल्कुल तन्हा होने वाली है। दिल होश से सुकड़ गया था। कुछ भी था, वो कैसा भी था, फिर भी उनका ताया था। क्या हुआ? अगर कोई दरख्त छाँव नहीं देता फिर भी कहलाया तो वो दरख्त ही जाएगा ना। जैसे उनके ताया का हाथ उनके सर पर नहीं था, फिर भी दिल में एक किरण तो थी कि उनका ताया अभी है उनके सर पर। डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे। तुम जल्दी से आओ और बी को भी साथ ले आओ। दाद उसके आंसू देखकर तकलीफ से बिलबिलाता दिल संभाल कर बोला। तो नूर एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर जल्दी से सर हिलाकर अंदर गई और कुछ ही देर में बी को सारी सूरत हाल बताकर उनके साथ अपनी अम्मी की चादर ओढ़कर बाहर आई और दरवाजे को लॉक किया। उन्हें आता देखकर दाद ने बी के लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। नरगिस भी भारी भरकम जिस्म की मालिक थी और उन्हें चलने में भी वक्त लगता था। वो अंदर बैठी तो दाद ने डोर बंद करते फ्रंट सीट का डोर नूर के लिए खोला। एक पल को नूर ने उसके सपाट चेहरे को देखा और फिर लब भींच कर बैठ गई। दाद उसका चेहरा देखने से कतरा रहा था। वो उसके चेहरे पर तकलीफ नहीं दिख सकता था या खुद अपनी सुर्ख आंखें उस पर नहीं उठा सकता था। गाड़ी सन से आगे बढ़ी और मेन रोड पर भागने लगी। नूर और बी दिल ही दिल में कमाल साहब की हैरत सलामती के लिए दुआएं करती जा रही थीं। नूर कमाल साहब की चेयर के पास बिल्कुल साकित बैठी थी और उनकी आंस भरी नजरों में दिख रही थी। वो सारा दिन उनकी हैरत की दुआएं मांग रही थी और उसके साथ आसिया बेगम, बुरहान, दाद मौजूद थे। आसिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और वो हाथ जोड़कर बार बार नूरुल ऐन से माफ़ी मांग रही थी कि शायद उनकी बददुआएं लग गई थीं। और नूर उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी ताई माँ उनके बारे में ये सोच रखती हैं। पर इस वक्त जो सूरत हाल थी इसमें उससे मज़ीद कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इतना कहा था कि ताई अम्मी, हमने अब्बू के साथ हमेशा ताया अब्बू को अपना सब कुछ माना है और हम कैसे अपने बाप के लिए बुरा सोच सकते हैं। हाँ, वक्त ही दुख था उनके अमल पर वो भी आज उनकी हालत देखकर ख़त्म हो गया है। हमने सिर्फ आप सब लोगों को दुआओं में याद किया है, ना कि बददुआओं में। दाद उनके पास ही खड़ा आसिया बेगम को चुप करवा रहा था और बुरहान कभी डॉक्टर्स के पीछे तो कभी किसी भाग दौड़ में। शाम के 6 बजे करीब उन्हें मिलने की इजाज़त मिली कि अब खतरे की कोई बात नहीं, माइनर अटैक था। पर उसने भी सबको निचोड़ कर रख दिया। कमाल साहब ने सबसे पहले हूर और नूर को बुलाया। हूर तो थी नहीं यहाँ, तो नूर अंदर आ गई और रोते हुए उनके सीने से लग गई। कमाल साहब की आंखों में भी आंसू थे और उन्हें हाथ जोड़ते नूरुल ऐन से माफ़ी मांगी थी और उनके ऐसा करने पर जैसे नूर तड़प गई और उनके हाथ खोले और फिर अपने लब रख दिए। ताया अब्बू, प्लीज़ ऐसा ना करें। आप मेरे बाप जैसे ही नहीं बल्कि हमारे पापा हैं। हमें क्यों गुनाहगार कर रहे हैं? उसकी बात पर कमाल साहब के आंसू निकलकर बालों में जज्ब हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें अपने ताया अब्बू की असलियत मालूम हो जाए तो उनकी तरफ देखना भी गवारा ना करें। कुछ ही देर के बाद आसिया बेगम, दाद और बुरहान की मौजूदगी में कमाल साहब ने जो लफ्ज़ बोले, आसिया बेगम के अलावा तीनों पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। नूरुलैन बेटा, मेरे बेटे बुरहान से निकाह के लिए हाँ कर दो। ये लफ्ज़ बार बार उसके कान में गूंज रहे थे और फिर उसकी नसें बेसाख्ता दाद की तरफ उठी। वो काम कर रह गई। उसकी काली आंखों में इंतहाई की सुर्खी थी और वो उस पर टिकी हुई थी। नूर को बेसाख्ता वो ग्रे आंखें याद आई। इस वक्त क्या फ़र्क था दोनों की आंखों में मौजूद सड़पन में। उससे भी नसें बुरहान की तरफ उठाई जो सुर्ख चेहरे से दाद को देख रहा था और दाद उसे। मुझे अब अपनी सांसों पर यकीन नहीं रहा नूर बेटा, और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम्हें एक मजबूत सहारा देकर जाना। मेरी बेटी, इनकार मत करना। हाँ, सोचने के लिए तुम्हें मैं कल तक का वक्त देता हूँ, पर शाम को मैं मौलवी को ले आऊँगा अपनी बेटी को लेने। नरगिस भी। उन्होंने कहते आखिर में नरगिस बी को मुखातिब किया और वो क्या कहती, खामोशी से नूर को देखने लगी। मैं क्या कह सकती हूँ कमाल भाई, आपकी बेटी है और नूर बेटी की मर्जी पूछिए। मैं तो उनकी खुशी में खुश हूँ। वो नूर के सर पर हाथ रखकर बोली तो नूर ने आंखें मीच लीं। अब्बू। बुरहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि कमाल साहब ने छिड़क कर रख दिया।
क्या मेरी मौत का इंतजाम करना चाहते हो बुरहान, अपनी जुबान खोलकर? बुरहान का दिल कर रहा था यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। ये क्या होने वाला था? उसका छोटा भाई वो ऐसे कैसे कर सकता था दाद के साथ? पर अपने बाप को क्या कहता जो अभी मौत के मुंह से लौटा था। जाओ दाद, नूरुलैन और नरगिस बी को घर छोड़ाओ। सुबह से यहाँ भूखी प्यासी खड़ी हैं। आसिया बेगम ने नूर का माथा चूमते खामोश खड़े दाद से कहा। वो किसी पर भी गलत नजर डाले बगैर सर हिलाता बाहर निकल गया। वो अभी किसी से कुछ बोलने के काबिल ही नहीं था, और अगर बोलता तो बहुत कुछ गलत हो जाता शायद। नूर का दिमाग उलझ कर रह गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे क्या नहीं। बुरहान उसकी अव्वल चाहत जो उसका नहीं था, दाद की वो अव्वल चाहत जो उसे सिर्फ अच्छा दोस्त समझती थी, उसका दिमाग सुन होकर रह गया था। क्या वो ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार सकेगी जिसकी सोचों में उसकी बहन बसी हो, जो उसे होरूलैन की बहन के अलावा कुछ भी नहीं समझता था, जिसकी नज़र में वो एक सुस्त सिद्धि बदतमीज लड़की हो, अपनी बहन की खुशियों की नागिन हो। और दाद, दाद जो उसका अच्छा दोस्त था, सब हामियों के बावजूद हमेशा उसके साथ रहता था, बुज़दिल ही था, पर उसे अपने होने का एहसास दिलाता रहता था। उससे कभी पलटकर उसे उफ तक न कहा था। इतनी बदतमीजी के बाद भी उससे कहा तो नहीं था कि वो उससे प्यार करता है, पर उसकी आंखें सब साफ बताती थीं। और जो राज वगैरह कहे बुरहान जान गया था, और वो भी पहले से ही जान गई थी, और हमेशा नज़रअंदाज करती रहती थी। नूर को लगा उसका दिमाग फट जाएगा, वो पागल हो जाएगी। आखिर वो दाद को क्यों सोच रही है? वो तो हमेशा बुरहान को चाहती रही है। क्या उसकी मोहब्बत से भी जोरावर दाद की खामोश मोहब्बत थी? वो भी तो बुरहान से खामोश मोहब्बत करती आई थी, पर उसकी मोहब्बत में इतनी ताकत क्यों नहीं थी कि वो दाद को हौसला देने की बजाय मेरी आंखों में देखता। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, और वो खामोशी से कमाल साहब का प्यार लेकर बाहर बुरहान की तरफ देखे बगैर भारी कदमों से बाहर आ गई। तो क्या उसके पास सिर्फ 24 घंटे थे अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले के लिए? वो खामोशी से चलती गई। पीछे नरगिस भी परेशान सी उसे पाँव घसीटते देख रही थी। पार्किंग एरिया में दाद खामोश सा खड़ा था। उन्हें आते देखकर उससे बगैर नूर की तरफ देखे पी के लिए दरवाज़ा खोला, और उनके अंदर बैठने पर फ्रंट सीट का डोर नूर के लिए खोला। पर नूर उसके चेहरे को देखती पीछे पी के साथ बैठ गई। दाद ने उसकी पुश को देखा और दरवाज़ा बंद करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नूर ने थके थके अंदाज में पी के कंधे पर सर रख दिया और आंख मूंद दी। पर वहाँ जो काली सुर्ख आंखें लहराई, उससे पट से आंखें खोली और सामने देखा। एक पल को दोनों की नजरें मिली फ्रंट मिरर में। दूसरे ही पल नूर ने नजरें फेर ली, और दाद को दिल कर रहा था अभी अगर पी ना होती तो वो गाड़ी को खुद और नूर समेत किसी खाई में गिरा देता, या अपने हाथों से उसे और खुद को जहर देकर किस्सा ही खत्म कर देता और उसे किसी और का ना होने देता। वो कैसे जिएगा उसे किसी और का होते देखकर? वो तो उसकी थी, उसकी नूरुलैन, उसकी बोनी। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों किस्मत उन्हें अलग कर रही थी? उसकी नसें बार बार उस पर जा रही थी, और नूर की नसें एक बार उसे देखकर अपना रास्ता अलग कर गई थी। इस कंडीशन में ना तो वो अपने बाप के खिलाफ जा सकता था, ना बुरहान। तो क्या वो हार देगा अपनी बोनी को? गली के सामने गाड़ी रोकते दाद ने भी की तरफ का डोर खोला और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर आने में मदद दी। दूसरी तरफ से नूरुलैन निकली। पी के गली में दाखिल होते वो भी गाड़ी से घूमकर जाने लगी कि दाद के हाथ पकड़ लेने पर रुक गई और हैरत गुस्से से मुड़ी तो साकित रह गई। कुछ देर पहले जो आंखें लहू बरसा रही थी, अब वही आंखें उसे देखकर नरमी से मुस्कुरा रही थी। ये क्या बदतमीजी है दाद? हाथ छोड़ो। वो मरोड़ कर अपना हाथ उससे गिरफ्त में से आज़ाद करवाने लगी कि दाद एक कदम बढ़कर उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखा। पता नहीं क्यों, कैसे, किस एहसास के तहत नूर का आंसू फिसल कर गाल पर गिरा और वो नसें झुका गई। डरो नहीं, ना ही परेशान हो। रिलैक्स होकर सोचो, और जो दिल कहे उस पर बिस्मिल्लाह करते अमल करना। एक उंगली से उसका आंसू साफ करते हुए वो नरमी और मोहब्बत से बोला। नूर बेसाख्ता सा हिलाकर रह गई और उसके हाथ छोड़ने पर वहां से भाग गई बगैर दाद को देखे। अब वो प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं नूर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। हमारा कोई मैच ही नहीं। आप प्लीज़ दाद और नूर का निकाह करवा दें। पास चेयर पर बैठे बुरहान ने कमाल साहब के हाथ को पकड़कर मिन्नतें करने लगा। क्या हो गया है तुम्हें बुरहान? अपने बाप की तबीयत तुम्हें नहीं दिख रही? इतने खुदगर्ज तुम नहीं थे। आसिया बेगम गुस्से से बोली। वो अपने बेटे की इस जिद के पीछे की वजह जानती थी, बल्कि कमाल साहब भी। अम्मी आप गलत। उसके अभी अल्फाज मुंह में ही थे कि आसिया बेगम बीच में ही बोली। बस कर दो बुरहान, बहुत हो गया।
अगर तुम्हारी वजह से मेरे सुहाग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहते हुए वो रो पड़ी तो कमाल साहब ने अपनी आंखें खोली। कुछ नहीं होता मुझे। मुझ जैसा ढीठ इंसान इतनी आसानी से नहीं मरेगा, पड़ा रहेगा अपने बेटों के सर पर बोझ बनकर। गुस्से से कहते कमाल साहब का सांस फूल गया और बुरहान घबराया परेशान अपनी माँ को देख रहा था। कमाल साहब की जाने मुड़ा। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? आप क्यों हम पर बोझ बनने लगे? मैं बस इसलिए कह रहा था कि दाद। बस कर दो बुरहान, अब दाद को बीच में मत घसीटो। तुम हुरुलैन के लिए ये सब कर रहे हो, मैं जानती हूँ। एक बार फिर आसिया बेगम बीच में गुस्से से बोली। उसकी बददुआओं की वजह से कमाल इस जगह पड़ा है। मनूस है वो, अपने माँ बाप को खा गई जलील। अब यहाँ ना होते हुए भी तुम्हारे सर पर सवार है। जैसी माँ थी फहाशा वैसी बेटी निकली। वो मुझसे जहर उगलने लगी और बुरहान साकित बैठा अपनी माँ को चेहरा तक रहा था। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप चची जान के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वो मर गई हैं। बुरहान को गुस्सा तो बहुत आया पर सूरत हाल देखकर भी क्या, मर गई है। उन्होंने मुंह मोड़ा। बुरहान और बाहर खड़ा दाद खामोशी से सुनते रह गए। मत भूलें, नूर भी उन्हीं की बेटी और बहन। मुठियाँ भींचकर उसे सेहत दिखाई। जानती हूँ, पर वो उन दोनों जैसी नहीं। एक अंधी होकर बाहर घूमती रहती थी और दूसरी अपने हुस्न की नुमाइश करवाकर लोगों से पैसे लूटती। उदारा अम्मी बस कर दें। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, नहीं सुन सकता मैं अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें। वो दुखी इंतहा से बोल रहा था और दाद ने अपनी मुठियाँ भींच ली थीं। बुरहान, अगर 3 करोड़ चाहिए तो कल खामोशी से निकाहनामे पर साइन कर देना। कितनी देर बाद कमाल साहब बोले थे और वो भी क्या। दाद ने अपने बालों को मुट्ठियों में पकड़ लिया और दीवार के साथ लगकर हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश कर रहा था और बुरहान उसके मुंह से लफ्ज़ छीन गए थे। वो खामोश कभी आसिया बेगम को देखता तो कभी आंखें मूंदे पड़े कमाल साहब को। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? थक कर उससे आखिरी बार पूछा। फैसला तुम्हारा है। ठीक है, मुझे मंजूर है। वो बगैर वक्त लिए बोला और दाद लंबे लंबे टाक भरता वहां से चला गया। सारा दिन उसका वक्फे वक्फे से मुस्कान से वक्त पूछते गुजरा था। अब तो मुस्कान भी चिढ़ गई थी। क्या रात के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है जो इतनी उतावली हो रही हो? मुस्कान ने उसे झूलते देखकर बबल मुंह में डालते पूछा। बहुत कुछ, वो खोई मुस्कुराती बोली। दाल में बहुत कुछ काला पीला नजर आ रहा है। वो चलती उसके साथ बैठी और दूसरा बबल गम उसके मुंह में डाला और रोयालैन ने बगैर चू चरा के ले लिया। मैंने तुम्हें रात को इमचल निमकी लाने को कहा था। हूर को याद आते ही उससे पूछा। मेहरबानी कर बहन, अपने शोहर से बोल लिया कर। उससे हाथ जोड़ते मुंह बनाकर कहा। उसका अभी तक गले का दर्द नहीं जा रहा था, ऊपर से उससे याद दिलाकर मूड का बेड़ा ही गर्क कर दिया। क्यों, क्या हुआ? उसके लफ्जों में बेसारियत महसूस करते हूर पूछने लगी। कुछ नहीं, वैसे कौन सी सीक्रेट बातें हो रही थी और मैंने दरवाज़ा नॉक करते उनमें खलल डाल दिया? उससे हुरुलैन का चेहरा जांचते पूछा, जो उसके पूछने पर रात का अपने और सही के बीते पल याद करते गुलाबी हो गई। ओहो! मुस्कान ने उसके चेहरे की रंग देखते लबों को सीधी के अंदाज से खोल कर दे मायने ऐसे से ओह हो किया। बको मत, टाइम बताओ। वो अपनी चेम मिटाने के लिए मसनूई गुस्से से झिड़कती बोली। अब मुझे इस बार बार वक्त पूछने का असल मकसद भी मालूम हो गया है बच्चा। मुस्कान ने इत्फाक से साहिर का ये लफ्ज़ सुन लिया था। पहले तो वो शौक रह गई और फिर उसका दिल चाहा छत पार का कहका लगाए और लोट-पोट हो जाए, पर कंबा डर नाम की भी कोई चीज़ है। पर वहाँ से अपने रूम में आकर वो हँसी थी। क्या मतलब? कैसा मेरा बच्चा? उरुलैन शर्मिंदगी से हकला गई और बेसाता पास बैठी मुस्कान के बाजू पर चुटकी काटी। ओह लड़की, बात मत घुमाओ। प्यार करने लगी हो ना साइड से? सच सच बताओ। उसके दोनों हाथ पकड़कर वो पूछने लगी तो हुरुलैन की पलकें लरस गई। छोड़ो। वो अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाने लगी। होशियारी नहीं मेरा बच्चा, सच बताओ फिर जाने दूंगी, वरना यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। वो हाथों पर सख्ती करते उसका रुख अपनी तरफ पूरा मुड़ गई। तुम एक लड़की हो मुस्कान, और तुम बेहतर जानती हो कि साहिर ने मुझसे कैसे शादी की है और उसका मुझ पर, मेरी फैमिली पर क्या असर पड़ा है, मुझ पर क्या बीती। जब वो मुझे बेहोशी मेरे घर से उठा कर लाया था, मुझे ब्लैकमेल किया और मेरा सबसे राब्ता ख़त्म कर दिया। अगर कभी मैं चाहूँ तो कॉल जोर ज़बरदस्ती करवा लेती हूँ, वरना वो सोचता नहीं कि मुझे भी अपनी बहन की याद आती है, अपने घर की याद आती है। मैं चाहकर भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कभी कभी लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा और कभी तो मुझे उससे डर लगता है। वो एक गहरा सांस भरकर उससे बोली और मुस्कान उसे सुनने के साथ साथ
पैंट की जेबों में हाथ फंसाए खड़े साहिर को देखने लगी, जो आंखों से ही पूछ रहा था कि बंदूक की एक गोली से मरना चाहोगी या मेरे खंजर से। मुझे लगता है तुम्हें। अभी वो जुमला मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि साहिर से पहले आरिफ उसे बाजू से पकड़कर वहां से ले गया और साहिर मुठियां भेजकर उसे वहां से जिंदा जाते हुए देखता रह गया। मुस्कान। और उसे उठते देखकर खुद भी उठने लगी थी कि साहिर ने बाजू से पकड़कर वापस बैठा दिया और खुद भी साथ बैठ गया। साहिर, आप कब आए और इतने लेट क्यों? और साहिर की परफ्यूम की खुशबू महसूस करते बोली। कुछ देर पहले जो मुस्कान से बात करते वक्त उसके चेहरे पर दुख और उदासी थी, उसकी जगह सुर्खी और मुस्कुराहट ने ले ली थी। अभी आया हूँ। साहिर ने कहते उसके गुलाबी गालों में मुझे टिम्पल पर अपने लब रखे। क्या कर रहे हैं साहिर? हम रूम में नहीं हैं। वो उसके अचानक लफ्ज़ पर घबरा गई। तो चले रूम में। साहिर ने उसका हाथ पकड़ा। अब तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो हाथ खींचकर जल्दी से बोली। तो क्या था तुम्हारा मतलब? उसकी जुल्फों को अपने हाथ पर लपेटते उससे सवार किया और हूर समझ गई थी। जब उससे कुछ पसंद नहीं आता था तो ऐसे ही उसके बालों से करता था। वो मेरा मतलब ये था कि कोई देख ना ले। साई जो उसके बालों को पूरा अपने हाथ पर लपेटकर उसका चेहरा बुलंद कर चुका था, ये हूर को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। ये ठीक बात थी, पर उसे सर हिलाकर कहा। पर बेहूर बुराई आंखें झपकने लगी। पर वो सिर्फ बड़बड़ाई। पर ये कि तुम इस पर अमल नहीं कर रही। वो बोला तो हूर ने आंखें फैलाई। कब साहिर? मैंने क्या किया? उसका सर थकने लगा था बुलंद रहकर, पर फिर भी वो खुद पर इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर पाई। मेरा बच्चा, तुम्हारी जिंदगी मेरी और मेरी जिंदगी तुम्हारी है, तो तुम क्यों सबके सामने कुछ भी बोल देती हो? अब तुम जानती हो, तुमने जो कहा है वो उसके दिमाग में चलता रहेगा और उसे हमारे रिश्ते पर शक होगा कि हम एक रूम में रहकर भी एक दूसरे से दूर हैं। तुम्हें मालूम नहीं वो लड़की कैसी है, एक मेंटल पीस है, जिसके बारे में उसका भाई भी नहीं जानता कब क्या करते। साहिर ने उसके चेहरे को अपने करीब करते बताने लगा और वो शर्मिंदगी से आंखें मीच की। हाँ, ये तो उसने गलत किया था। अब वो क्या सोचेगी? वो हफ्फत से सुर्ख पड़ गई। सॉरी। वो आंखें खोलकर सामने देखती बोली। गुड कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उससे आहिस्ता से बालों की मुट्ठी खोली तो किसी रेशम की तरह उसके हाथ से फिसल गए। चलें, पहले आप खाना बनाएं और फिर मेरी पहली क्लास। वो आज़ाद होती जल्दी से खड़ी होकर बोली। रात के साए हर तरफ फैल गए थे और आसपास के खूबसूरत मंजर में वो दोनों इस वक्त फूलों की बीच बने इस झूले में थे। चलो। अचानक ही उसकी गर्दन पर लब रखते वो उसके करीब हो गया था। और पीछे हो भी ना सकी और उसे संभलने का मौका दिए बगैर वो अपने साथ अंदर ले आया। वो फ्रेश होकर आया तो डिनर रेडी करने लगा और उसके बाद मुस्कान आरिफ ने मिलकर टेबल पर लगाया और फिर साथ मिलकर खाया। मुस्कान साय की तरफ देखने से कतरा रही थी, अलबत्ता दिल में उसे सबक सीखने का पूरा इंतजाम कर लिया था। मेरा पेट भर गया, मैं और नहीं खा सकती। और बेसब्रेपन से धोने वाले लेकर आयशा से झुककर बोली। एन, खामोशी से फिनिश करो। साहिर ने उसके हाथ वापस खाने पर रखे और वो मुंह बसोर कर खाने लगी। एक तो अल्लाह अल्लाह करके सारे दिन का वक्त गुजरा था, ऊपर से यहाँ पाबंदियां खत्म नहीं हो रही थीं।